आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त नायक और व्यापारी ऐरात नगर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। वो थोड़े आगे बढ़े ही थे कि यवन सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथ में लंबे लंबे लोहे के भाले थे, जिसका नुकीला हिस्सा सभी की गर्दन की तरफ ही था। यह देखकर चंद्रगुप्त और नायक पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना डर किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। यवन सैनिकों का प्रमुख व्यापारी के सामने आया और बोला, कौन हो तुम लोग और यहां कहां चले आ रहे हो? यह सुनकर व्यापारी सेना प्रमुख के सामने आया और उसने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और नायक को इशारा किया। उन्होंने भी सेना प्रमुख का सर झुकाकर अभिवादन किया। व्यापारी बोला, मैं गांधार से आया हूं। महाराज आंबी ने आप लोगों के लिए अनाज भेजा है। सेना प्रमुख बोला, अपना पहचान पत्र दिखाओ। व्यापारी ने तुरंत अपनी पोटली से महाराज आंबी की मोहर लगा एक राजपत्र निकाला और उस प्रमुख के हाथ में रख दिया। सेना प्रमुख ने ध्यान से उस राजपत्र को पढ़ा और फिर उसे व्यापारी को वापस देते हुए पूछा, तुम्हारे साथ ये अन्य लोग कौन है? वो संदेह की दृष्टि से चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक को देख रहा था। व्यापारी बोला, ये सभी मेरे ही साथी हैं। मेरे पास बहुत सामान था तो यहां पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। उस सेना प्रमुख ने कहा, हमें इनकी तलाशी लेनी होगी। व्यापारी बोला, हां, कोई परेशानी नहीं, आप ले सकते हैं इनकी तलाशी। यह सुनते ही चंद्रगुप्त और नायक ने आपस में एक दूसरे को भय भरी नजरों से देखा। दोनों के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें डर था कि कहीं उनका सत्य सभी के सामने ना आ जाए। वहीं चाणक्य गंभीर होकर वहां खड़े थे। उन्होंने इशारे से चंद्रगुप्त और नायक को भी शांत रहने को कहा। चंद्रगुप्त शांत रहने की कोशिश करने लगा, लेकिन नायक का मन अंदर ही अंदर विचलित हुआ जा रहा था। वो डरते हुए मन ही मन बोला, अगर इन लोगों को मेरे चोर होने पर जरा भी शक हुआ तो सबसे पहले इनके भाले मेरी ही गर्दन में छेद करेंगे। ये कहकर कुछ यवन सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने नायक की जांच करनी शुरू की, लेकिन उसके पास उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो लोग फिर चंद्रगुप्त की तरफ बढ़े और उसकी भी अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं मिला। अब उनमें से एक सैनिक चाणक्य की तरफ बढ़ा। यह देखकर चंद्रगुप्त बुरी तरह से डर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, आचार्य के सामान में मेरे और नायक के अस्त्र छिपे हैं और साथ ही स्वर्ण मुद्राएं भी। यदि वो इन सैनिकों के हाथ लग गई तो वो हमें तुरंत पहचान जाएंगे। अब क्या करें? चंद्रगुप्त जहां अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वहीं चाणक्य किसी मूर्ति की भांति स्थिर खड़े थे। एक यवन सैनिक उनके निकट आया। उनकी जांच करने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि तभी एक आवाज गूंजी, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? यवन सैनिक ने मुड़कर देखा। मुख्य द्वार पर पहरा देने वाले गांधार के कुछ सैनिक वहां पहुंच चुके थे। उनमें से एक मुख्य सैनिक ने व्यापारी और उसके साथियों को यूं द्वार पे खड़ा देख यवन सैनिकों के प्रमुख से कहा, हम इन्हें पहचानते हैं, ये पहले भी अनाज लाते रहे हैं, इन्हें जाने दो, ये गांधार नरेश के विश्वास पात्र हैं। उस मुख्य सैनिक की बात सुनकर यवन सेना प्रमुख ने व्यापारी और उसके साथ सभी लोगों को भीतर जाने की अनुमति दे दी। जो सैनिक चाणक्य की जांच करने जा रहा था वो भी पीछे हट गया, लेकिन इस बीच उसका हाथ उनके गले पे जा लगा, जिस कारण उनका ओढ़ा हुआ वस्त्र थोड़ा खिसक गया था। वस्त्र खिसकने के कारण चाणक्य की खुली शिखा के बाल दिखने वाले थे, लेकिन उसी पल चाणक्य ने वापस वो वस्त्र ओढ़ लिया। ये देख चंद्रगुप्त ने चैन की सांस ली। वो सभी व्यापारी के साथ द्वार की तरफ बढ़ने लगे। मुख्य द्वार और मुख्य रास्ते के बीच सुरक्षा के लिए खाई बनाई गई थी। अपने प्रमुख का इशारा मिलते ही यवन सैनिकों ने तुरंत ही मुख्य द्वार को खोल दिया। द्वार ने उनके लिए सेतु का कार्य किया। वो सभी व्यापारी के साथ उस सेतु के रास्ते ऐरात नगर में प्रवेश कर गए। ऐरात नगर के अंदर प्रवेश करते ही उनका सामना नगर की भव्यता से हुआ। ऐसी भव्यता उन्होंने पहले नहीं देखी थी। सभी घर सोने से चमक रहे थे। पहले जहां वो जगह आम नागरिकों की हुआ करती थी, अब उनका स्थान यवन सैनिकों ने ले लिया था, जो अंदर से तो घर थे लेकिन ऊपर से अस्थायी शिविर की तरह लगता था। शिविर लोहे से बना था और दीवारों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। दरवाजों की नक्काशी चांदी से की गई थी। प्रत्येक शिविर के ऊपर यवन पताका फहरा रही थी। वहां रह रहे यवन सैनिक ने अपनी सुरक्षा के लिए छाती पर लोहे का कवच और सर पर लोहे का मुकुट पहना हुआ था, जिस पर सफेद सा पंख लगा हुआ था।
उनके अस्त्र शस्त्र भी उच्च कोटि की धातु के बने हुए थे और उसकी बनावट भी भारतीय सैनिकों के अस्त्रों से भिन्न थी। वहां मौजूद दासियां गोरी और खूबसूरत थी। कुछ गांधार तो कुछ और अन्य देशों से बंदी बनाकर लाई गई थी। नायक बड़े ध्यान से उन्हें देख रहा था। तभी व्यापारी धीरे से बोला, ये दासियां सिर्फ उच्च अधिकारियों की सेवा के लिए है, तो उनकी तरफ देखना ही बेकार है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो नगर गांधार प्रदेश का हिस्सा है, बल्कि वो तो यूनान लग रहा था। वो पूरा नगर सिकंदर की समृद्धि और उसके दूरगामी सोच के परिणाम दोनों ही दिखा रहा था। ये सब देखते हुए आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, नायक और व्यापारी गली में आगे बढ़ते जा रहे थे। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, इनकी समृद्धि देखिए, भारतवर्ष के राजघरानों से भी अधिक है। इनके अस्त्र शस्त्र हमारी तुलना में काफी खतरनाक मालूम होते हैं और इनकी सेना भी विशाल लग रही है। यह सुनकर व्यापारी बोल पड़ा, हाँ, बहुत विशाल है इनकी सेना और इनकी भव्यता के क्या कहने। खाना भी सोने के पात्र में खाते हैं। मैं तो यहां आता रहता हूं, इसलिए सब जानता हूं। यह सुनते ही चाणक्य को लगा शायद यही मौका है सिकंदर के बारे में और अधिक ज्ञात करने का। उन्होंने पूछा, कुछ और भी है क्या इस सेना के बारे में जो आपको ज्ञात हो? उस व्यापारी ने चाणक्य को घूर कर देखा तो चाणक्य तुरंत बोल पड़े, वो क्या है, मैंने सिर्फ कहानियां सुनी थी सिकंदर के खेमे के बारे में, इसलिए मैं यहां के संबंध में और जानने के लिए उत्साहित हूं। वो सभी एक सराय के पास पहुंच चुके थे। वहां सभी घोड़े से नीचे उतरे। वो व्यापारी चाणक्य के नजदीक गया और कान के पास धीरे से बोला, सुना है सिकंदर के पास जादुई शक्तियां हैं, इसीलिए वो सभी देश जीतता हुआ आ रहा है। उनके पास तो उड़ने वाले जादुई घोड़े भी हैं। यह सुनकर चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पूछा, आपने देखा है क्या उन उड़ने वाले घोड़ों को? व्यापारी ने निराशा में सर हिलाते हुए कहा, देखना तो मुझे भी है, लेकिन अभी तक सौभाग्य नहीं मिला। सिर्फ सुना ही है इस बारे में। कई मास बिताए हैं इन गलियों में, लेकिन कभी उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिखा। चाणक्य भी थोड़े निराश हो गए। तभी व्यापारी बोला, मैंने सुना है उन घोड़ों को छिपा कर रखा गया है एक विशाल मैदान में जो दक्षिण में है। वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इतना बोल उस व्यापारी ने कहा, आप सभी मेरे सेवक के साथ सराय में अंदर जाकर रुके, मैं अनाज पहुंचाकर आता हूं। ऐसा बोल वो वहां से चला गया और चाणक्य भी चंद्रगुप्त और नायक के साथ सराय के भीतर चले गए। एक तरफ जहां चाणक्य उड़ने वाले घोड़ों का रहस्य सुलझाने में लगे थे, वहीं गुरु माता के कक्ष में सुकन्या मरणासन स्थिति में पड़ी हुई थी। गुरु माता ने बड़े ध्यान से सुकन्या को देखा, उसका परीक्षण किया, फिर उन्होंने उसके हाथ में एक हल्का चीरा मारा और उसके खून की कुछ बूंदों को पानी से भरे एक पात्र में टपकाया। थोड़ी ही देर में वो पूरा का पूरा पानी नीला हो गया। ये देख ज्वाला और अश्विनी के होश उड़ गए। गुरु माता ने सुकन्या के होठों पे एक औषधि का रस टपकाया और फिर उसके माथे पे चंदन का लेप लगाया। कुछ समय बीतने के पश्चात भी सुकन्या पे औषधि का कोई असर प्रतीत होता नहीं दिख रहा था। वो अभी भी बेहोश थी। ज्वाला चिंतित होकर बोली, गुरु माता, इस कन्या की जान तो बच जाएगी ना? गुरु माता बोली, इतनी मात्रा में इसे विष देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जो इसकी जान पे बनाई? ये सुनकर ज्वाला ने शर्म से अपना मुख झुका लिया। तभी अश्विनी बोली, हम तो इसकी परीक्षा ले रहे थे। हमने तो साधारण कांटे बिछाए थे, लेकिन दासी ने गलती से वहां विषैले कांटे रख दिए। कैसी परीक्षा? ज्वाला बोली, इसकी मानसिक स्थिति की परीक्षा। और फिर ज्वाला ने एक सांस में सारी बात गुरु माता को कह सुनाई। ये सुनकर गुरु माता के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोली, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ज्वाला, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। गुरु माता की बात सुनकर ज्वाला और अश्विनी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। ज्वाला बोली, मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझी गुरु मां। गुरु माता बोली, इस कन्या के शरीर में जितनी मात्रा में विष गया है, उसके प्रभाव से इसे अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी सांसें चल रही हैं। तो इसका अर्थ यही है कि इस कन्या की इच्छा शक्ति ने इसे अब तक जीवित रखा है। यह सुन ज्वाला और अश्विनी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो अब भी परेशान थी। गुरु माता बोली,
तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने सही कन्या को चुना है। यह अवश्य ही तुम्हारे अधूरे रह चुके लक्ष्य को पूरा करेगी ज्वाला। यह सुनते ही ज्वाला के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई और साथ ही आंखों में किसी अधूरे रह चुके लक्ष्य का दर्द भी। वो धीरे से सुकन्या के पास गई और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगी। इसी बीच सुकन्या को होश आ गया। उसने देखा ज्वाला उसके चेहरे को देख मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही ज्वाला की नजर पड़ी कि सुकन्या को होश आ गया है, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना हाथ उसके सर से हटा लिया और रूखे स्वर में बोली, थोड़ा सा भी विष नहीं सह पाई तुम? अभी तुम्हें बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना है। ऐसे बीमार पड़ोगी तो अपना लक्ष्य कैसे पूरा करोगी? इतना बोल अश्विनी और ज्वाला उस कक्ष से बाहर चले गए। सुकन्या को एक पल लगा था कि ज्वाला के मन में उसके लिए प्रेम जागृत हो चुका है, लेकिन उसका ऐसा व्यवहार देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जहां एक और सुकन्या की परीक्षाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं मगध में मुरा की परेशानी अब जल्दी ही खत्म होने वाली थी। श्रृंगार कक्ष में दासियां बैठकर मुरा को तैयार कर रही थी कि तभी एक दासी वहां एक पात्र में कुछ लेकर आई। वो उस पात्र में से शरबत जैसा कुछ एक प्याले में डालकर मुरा की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर मुरा ने पूछा, ये क्या है? दासी बोली, आपके लिए अंगूरी शराब है। महाराज का कहना है कि आप सभी आज इस शराब को पीकर ही नृत्य का अभ्यास करें। यह सुनकर मुरा के होश उड़ गए और उसने उस प्याले पे अपने हाथ से एक जोर का वार किया, जिससे वो प्याला छटक कर दरवाजे पे जा लगा। तभी दरवाजे पे विशाखा आई और उसने उस प्याले को उठाया। वो धीरे धीरे चलकर मुरा के पास आई और दासियों से बोली, हमें एकांत चाहिए। विशाखा की बात मान सभी दासियां उसे और मुरा को अकेला छोड़ वहां से बाहर चली गई। उनके जाते ही विशाखा ने मुरा की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मुरा बोली, और क्या क्या सहना पड़ेगा मुझे? इससे अच्छे तो हम दासी ही ठीक थे। ऐसे जीवन से तो बेहतर मृत्यु है। विशाखा मुरा को बिठाते हुए बोली, मृत्यु तो सबसे आसान तरीका है दीदी, और आप क्यों मरे? मरना तो उसे चाहिए जो आपकी इस परिस्थिति का जिम्मेदार है। मुरा बोली, मैं एक मामूली सी दासी, मैं भला उनसे कहां लड़ पाऊंगी, और इस सब में मेरी मदद कौन करेगा? कहते कहते मुरा रोने लगी। विशाखा मुरा को संभालते हुए बोली, दीदी इन आंसुओं को पोंछ लीजिए, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी मदद। मुरा ने उम्मीद भरी दृष्टि से विशाखा की ओर देखा और उसने हां में सर हिला दिया। मुरा बोली, वो तो ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी? महामंत्री जी के बुने हुए इस जाल को कैसे काटोगी? चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए विशाखा बोली, ठीक वैसे ही जैसे महामंत्री अमात्य ने इस जाल को बुना है। यह कहते हुए उसने एक बार फिर उस प्याले में हल्की सी मदिरा डाली और अपनी कमर में लटकी पोटली से एक जंगली पुष्प को वहां रखे शरबत में निचोड़ दिया और वो प्याला मुरा की तरफ बढ़ा दिया। मुरा हैरान थी। विशाखा बोली, विश्वास करिए दीदी, कई बार जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। ये तो सिर्फ मदिरा है। मैं जो कर रही हूं आपके भले के लिए ही कर रही हूं। विशाखा की बात मान मुरा ने न चाहते हुए भी वो मदिरा पी ली। विशाखा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई और उसने मन ही मन कहा, कल होने वाले नृत्य सभा में आपका पहला और आखिरी नृत्य होगा, और साथ ही अमात्य की योजना का अंत भी। इधर आचार्य गजानन की सूचना के बाद गांधार का गुप्तचर एरात नगर पहुंच चुका था। उसने मुख्य द्वार पर खड़े गांधार के एक सैनिक से पूछा, क्या तुमने किसी ब्राह्मण को देखा जिसकी शिखा खुली हुई थी, या किसी ऐसे व्यक्ति को यहां प्रवेश करते हुए देखा जिस पे तुम्हें संदेह हो? उस सैनिक ने मना कर दिया। वो गुप्तचर बोला, मुझे यहां गांधार सैनिकों के जो प्रमुख हैं उनसे भेंट करनी है। मुझे सूचना मिली है कि तक्षशिला से हमारे कुछ दुश्मन इस खेमे में आए हैं। उसकी बात सुनकर गांधार के सैनिकों ने उसका पहचान पत्र देख उसे नगर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। गुप्तचर नगर के भीतर चला गया। रात्रि का समय था, लेकिन हर तरफ मशालें जल रही थी।
जिनके प्रकाश से पूरा नगर चमक रहा था। वो गुप्तचर बड़े ध्यान से इधर उधर देखते हुए गांधार सेना प्रमुख से मिलने जा रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए चाणक्य के बारे में अन्य सैनिकों से जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन सबने मना कर दिया। थोड़ी ही देर में वो गुप्तचर उसी सराय के नजदीक पहुंच गया जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक के साथ ठहरे हुए थे। गुप्तचर जैसे ही सराय के नीचे पहुंचा, ठीक उसी समय चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक एक साथ सराय से बाहर निकले ताकि उड़ने वाले घोड़ों का रहस्य पता कर सके। वो जैसे ही आगे बढ़े, गांधार का गुप्तचर ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देख चंद्रगुप्त के होश उड़ गए। वो उस गुप्तचर को पहचान गया था। क्या आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त गांधार से आए गुप्तचर की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो पाएंगे? आखिर विशाखा अमात्य को हराने के लिए कौन सा खेल खेलने जा रही थी? क्या होगी सुकन्या की अगली परीक्षा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।